अम्मा, मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ? तुम मुझे शहर नौकरी करने क्यों नहीं जाने देती? क्या फायदा मेरी इतनी पढ़ाई का, जब मुझे तो नौकरी ही नहीं करने देती। मैंने बेबसी के मारे अपनी माँ को देखकर कहा, जो इस्पात चेहरा लिए खड़ी थी, ऐसे जैसे मेरी बात सुन ही ना रही हो। अगर चीज़ों की इतनी ही जरूरत है तो मैं शहर जाकर काम करती हूँ। अम्मा, तो यकीन कर, हवेली वालों से ज्यादा तनख्वाह देंगे वो लोग कि हमारी हर जरूरत पूरी हो जाएगी। मैंने फिर से अम्मा को मनाना चाहा, तो काम करेगी तो सरदारों की हवेली जाकर ही। मैं अब तुझे इतनी दूर काम करने के लिए शहर नहीं भेज सकती, इसलिए चुपचाप जो कहा है कर। अगर पैसों की जरूरत ना होती तो तुझे कभी कहीं काम करने को ना कहती, लेकिन अभी मजबूरी है। अम्मा ने मुझे घोड़े से नवाजते हुए कहा, तो मैं पैर पीछकर कमरे में जा घुसी और अम्मा को मनाने के तरीके सोचने लगी, लेकिन कोई तरीका समझ में ना आया। हालांकि मैं ये भी जानती थी कि अम्मा ये एक बात जो ठान लेती हैं वो करके छोड़ती हैं, और इसे कोई भी इसकी बात से हिला नहीं सकता। कुछ देर की झंझनाहट और उकताहट के बाद वो माँ की बात मानने पर मजबूर होती तैयार होने लगी कि सरदारों की हवेली जाकर काम करने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं था। मेरा नाम खमर है और मैं एक 20 साल की बेहद खूबसूरत सी लड़की हूँ, जो ना सिर्फ खूबसूरत हूँ बल्कि बेहद शौक और चंचल भी हूँ। मुझे पढ़ने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि मेरे माँ बाप ने अपनी गुर्बत के बावजूद मुझे पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया, ताकि मैं अपना पढ़ने का शौक पूरा कर सकूं। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी थी। बाकी मेरे 2 बहन भाई मुझसे छोटे थे। इसके बाद मेरी एक बहन और एक भाई था। बहन 15 साल की जबकि भाई 13 साल का था, और वो दोनों ही गांव में मौजूद सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। मैं बेहद मिन्नतों मुरादों के बाद पैदा होने वाली बच्ची थी, जो मेरे माँ बाप की शादी के 7 साल बाद पैदा हुई थी। यही वजह थी कि मैं बेहद लाडली थी, जिसकी हर ख्वाहिश इसके माँ बाप अपने बसात से बढ़कर पूरी करने की कोशिश करते थे। और इसके बाद मेरे 2 बहन भाई की पैदाइश के बाद हमारा खानदान मुकम्मल हो गया था। मैं बेहद खुश नसीब थी। इसका अंदाजा मुझे हमेशा अपने माँ बाप का खुद से लाड़ प्यार देखकर होता था। मैंने इब्तिदाई तालीम गांव में रहकर ही हासिल की थी, मगर फिर इंटरमीडिएट की तालीम और ग्रेजुएशन के लिए शहर चली गई, और फिर 4 साल शहर के हॉस्पिटल में गुजारकर तालीम हासिल करने के बाद मैं जब शहर से वापस गांव लौटी तो गांव में काफी कुछ बदल गया था, मगर नहीं बदली थी तो सरदारों की हवेली, जिसे मैं अपने बचपन से देखती आ रही थी। ये हवेली जो की तो अपनी पूरी शानो शौकत से गाँव के वस्त में खड़ी थी, और इस हवेली के मालकिन थे सरदार, यानी सिक्का, जो सिर्फ इस हवेली का ही नहीं बल्कि पूरे गांव की करता धरता थे। और गांव के ज्यादातर फैसले हवेली के बड़े सरदार ही करते थे, जिनको बड़े साहब के नाम से जाना जाता था। गांव के ज्यादातर किसान सरदारों की खेतियों में काम करते थे, जबकि खवातीन ज्यादातर सरदारों की हवेली में काम करती। मेरे अब्बा भी सरदारों की खेतियों में ही काम करके अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था, लेकिन कुछ दिनों से इसकी तबीयत बेहद खराब थी कि वो खेतियों पर काम करने नहीं जा पाता था। मेरा भाई भी छोटा था, वरना वो ही अपने बाप की जगह काम कर लेता और घर का खर्चा चलाने की खातिर काम करके पैसे कमा लेता। मैं और मेरी माँ बेहद परेशान थी। मेरी माँ सिलाई कढ़ाई करके जो पैसे कमाती वो मेरे बाप की दवाइयों पर खर्च हो जाते थे। मैं अभी ही शहर से पढ़कर लौटी थी और घर के हालात देखकर बेहद परेशान हो गई थी। मैंने फैसला किया था कि मैं वापस शहर लौट जाऊंगी और वहां काम करके पैसे कमाकर घर भेजा करूंगी, ताकि हमारे घर के हालात संभल सके और पैसों की जो जरूरत है वो पूरी हो सके, क्योंकि यहाँ गांव में काम करके मुझे इतने पैसे नहीं मिल सकते थे कि हम अपनी जरूरियात पूरी कर सकते। मेरा बाप अचानक बीमार पड़ गया था और हमें अचानक ही पैसों की जरूरत पड़ गई थी। तभी मैं वापस शहर जाना चाह रही थी, लेकिन मेरी माँ ने इसे वापस शहर जाने से रोक दिया कि मैं नहीं चाहती थी कि वो फिर से घर से इतनी दूर जाए और वहां जाकर सर कपाई वाला काम करें, बल्कि वो चाहती थी कि मैं सरदारों की हवेली में जाकर काम करें, जिस पर मैं राजी नहीं होती थी कि शहर से पढ़ लिख के आने के बावजूद मैं सरदारों की हवेली में जाकर एक मुलाजिमा की हैसियत से काम नहीं करना चाहती थी। मेरी तबीयत को ये गवारा ही नहीं था, लेकिन मेरी अम्मा ने इसे समझा बुझाकर इस काम के लिए राजी कर ही लिया था, और अपनी माँ की वजह से मैं बेहद मजबूर हो गई थी, और इसकी बात मानकर ही मैं सरदारों की हवेली में जाकर नौकरी करने पर मजबूर हो गई थी। मैं सरदारों की हवेली जाने से पहले अपने बाप के कमरे में आई, जहाँ वो हड्डियों का ढांचा बना पड़ा हुआ था।
अपने आप को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये वो शख्स था जिसने धूप और सर्दी में सख्त मेहनत मशक्कत करके हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज वही शख्स लाचार सा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। सच कहते हैं बाप के होने बदबख्त होते हैं, क्योंकि बाप घर के दरख्त होते हैं। अब्बा, मैंने नरमी से इनको पुकारा तो बीमार होने के बावजूद अब्बा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैं अपने बाप के करीब चली आई और इनका कमजोर सा हाथ थाम लिया। फिक्र मत कर अब्बा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहने के बावजूद अपनी आवाज को नम होने से रोक न सकी। तो ध्यान से और बेफिक्र होकर जा, और मेरे लिए ज्यादा परेशान न हुआ कर। हम सबका रब रखा है। मेरे अब्बा ने कमजोरी के बाद बेहद धीमे और कपकपाते हुए लहजे में कहा। तो मैंने सर हिला दिया कि रब ही तो हम सबका वारिस है। मैं अपने अब्बा से चंद मजीद बातें करके इनके कमरे और फिर घर से ही बाहर निकल आई। अगर हमें अचानक पैसों की जरूरत आ पड़ी होती तो मैं कभी भी सरदारों की हवेली नौकरी करने ना जाती कि शानदार और अपनी मिसाल आप होने के बावजूद मुझे वह हवेली बहुत बेहद पर इसरार और अजीब लगती थी। लेकिन मजबूरी का नाम शुक्रिया के तहत मैं वहां जाने पर मजबूर हो गई और जल्दी ही पैदल ही चलती हुई सरदारों की हवेली पहुंच गई। पहले तो चौकीदार ने मुझे अंदर ना जाने दिया, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं यहाँ नौकरी करने की गरज से आई हूँ तो मेरे लिए हवेली का दरवाजा खोल दिया। मैं कुछ झिझकती हुई अंदर चली आई, क्योंकि मेरा पहली बार सरदारों की हवेली में आना हुआ था। अंदर आने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि हवेली बेहद बड़ी और खूबसूरत थी, और जितनी खूबसूरत बाहर से नजर आती थी इससे बढ़कर शानदार और शान शौकत वाली थी। मैं हैरान और मोहब्बत होकर आगे ही आगे बढ़ी चली गई, यहाँ तक बेअंधाधुन और लापरवाही से चलते हुए एक औरत से टकरा गई जो अपने हुलिये से मुझे मुलाजिमा ही लगी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? इस खरन के मुलाजिमा ने मुझसे खरखत लहजे में पूछा। तो मैंने इसे बताया कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। मेरे इस जवाब पर इस मुलाजिमा ने मुझसे मेरे बारे में छोटे मोटे सवालात किए, यूं जैसे मेरा इंटरव्यू कर रही हो, और फिर मेरा सर से पैर तक गहरी नजरों से जायजा लिया, जिस पर मैं एक पल को घबरा गई। मगर फिर इसने मुझे काम देने का वादा करके दूसरी मुलाजिमा के साथ किचन की तरफ रवाना कर दिया कि आज मैं किचन में काम करूंगी। दूसरी मुलाजिमा जिसके साथ मैं बचपन में आई भी, इसने मुझे बताया कि वो सारे मुलाजिमा और मुलाजिमाओं की हेड मुलाजिमा थी, और वही तय करती थी कि किसे कौन सा काम देना है, किसे काम पर रखना है और किसे नहीं। मैं सर हिलाकर इस मुलाजिमा के साथ काम करने लगी, और फिर बातों बातों में इससे इसके बारे में पूछती भी रही। वो भी इसी गांव की थी और पैसे कमाने के गरज से यहाँ काम करती थी। सरदारों की हवेली का एक उसूल ये भी था कि यहाँ पर जितनी भी मुलाजिमाएं काम करती थी वो सारी की सारी रात को इसी हवेली में रखती थी, और किसी को भी अपने घर जाने की इजाजत नहीं थी। मुझे ये उसूल अजीब तो लगा, लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया कि चलो ये भी अच्छा है, मुझे यहाँ से ही खाना वगैरह मिल जाया करता था तो घर पर मेरा खर्चा भी ना होता और कुछ ना कुछ बचत हो जाती। हेड मुलाजिमा ने मेरे कहने पर मुझे आधी तनख्वाह एडवांस में दे दी थी, जिसे मैंने अपने घर का भिजवा दिया था ताकि इनकी जरूरत पूरी हो सके। मेरी साथी मुलाजिमा ने जब ये सुना कि मैं शहर से पढ़कर आई हूँ और फिर भी सरदारों की हवेली में काम कर रही हूँ तो वो कुछ हैरान हुई, मगर जब मैंने अपनी मजबूरी का बताया तो इनकी ये हैरानी भी जायल हो गई, और फिर मैं भी अपने काम में दिलचस्पी लेकर काम करने लगी ताकि अच्छे से काम करूं और किसी को मुझसे शिकायत ना हो। मैंने सोमवार से काम शुरू किया था और आज बुध का दिन आ पहुंचा था। सरदारों की इस हवेली में बेहद मुलाजिमन थे जो हवेली के काम करते पाए जाते थे। इस हवेली के वारिसिन सिख सरदार थे, जिनमें से सबसे बड़े सरदार, जिनको बड़े साहब कहकर पुकारा जाता था, इस हवेली के सरबराह थे और वही इस हवेली के फैसले लेते थे, जबकि बाकी इनके छोटे भाई, इनकी बीवियां, बच्चे थे। जबकि बड़े साहिब की भी एक बीवी और 5 से 6 बच्चे थे, जिनमें से कुछ शादीशुदा थी और अपने बीवी बच्चों के साथ इस हवेली में रहते थे। लेकिन ये बात ताजुब की थी, ना ही बड़े साहिब की कोई बेटी थी, ना ही इनके भाइयों की कोई बेटी थी, बल्कि सबके बेटे ही बेटे थे, जिनमें से कुछ शादीशुदा थे, कुछ अभी बालिग नाबालिग थे और कुछ बुलोगत तक पहुंच चुके थे। इतने ज्यादा अफराद होने की वजह से हवेली में हर वक्त चहल पहल रहा करती थी। यही वजह थी कि वहाँ मुलाजिमीन की तादाद भी ज्यादा थी। मुझे भी अब यहाँ काम करना अच्छा लगने लगा था,
क्योंकि यहाँ किसी किस्म की सख्ती या रोक टोक नहीं थी, ना ही बिला वजह मुलाजिमीन को डांटना डपटा जाता था। लेकिन हेड मुलाजिमा जरूर अपने अहदे का इस्तेमाल करके सभी मुलाजिमान पर रोक झाड़ा करती थी। यही वजह थी कि सभी मुलाजिमीन इसे दबकर रहते थे। आज भी कामकाज से फारिग होने के बाद मैं अपने कमरे में कुछ देर आराम करने की गरज से आ गई। यह मुलाजिमीन के बने क्वार्टर में से एक क्वार्टर था जहाँ यह कमरा मुझे ये दिया गया था। लेकिन मुझसे पहले यहाँ एक और मुलाजिमा रहती थी जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। इसका इखलाक और फितरत काफी अच्छी थी। यही वजह थी कि मेरा यहाँ दिल लग गया था। मैं कमरे में आई तो वो मुझे कुछ परेशान और घबराई हुई सी लगी। क्या हुआ? मैंने चुपते से पूछा तो इसने उड़ी उड़ी रंगत लिए मेरी तरफ देखा। कल जुमेरात है,